Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video, we will discuss about some articles and we will see about DPSP, Directive Principle of State Policy. हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो हम इसमें देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या क्या हैं और इनका क्या रोल है हमारे सोसाइटी में, और मेन हम देखेंगे इनकी डेफिनेशन क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार जिनको हम कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, तो वो जो फंडामेंटल राइट होते हैं तो उनके बारे में ये होता है कि वो किसी भी हालत में गवर्नमेंट जो है उसको हमको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, अब तो राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ है, राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है। तो ये सारे जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारे राइट गवर्नमेंट को हमको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। क्यों प्रोवाइड करने पड़ेंगे? क्योंकि ये कौन से राइट्स हैं? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब जरूरी अधिकार, आवश्यक है, मौलिक अधिकार हैं हमारे। लेकिन वहीं अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखें तो ये रखे गए हैं ऐसे जिनको अगर गवर्नमेंट चाहे तो दे या चाहे तो ना हमको प्रोवाइड करे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कुछ ऐसे राइट्स होते हैं, जैसे मान लिया राइट टू हेल्थ, राइट टू हायर एजुकेशन। तो ये सारे कुछ ऐसे राइट्स थे जो कि जब हमारी आज़ादी हुई तो उस समय गवर्नमेंट को देना संभव नहीं था, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल्स है, हेल्थ वगैरह, तो वो सारे इंडियन नहीं हुआ करते थे, हर जगह उसका सेटअप भी नहीं था। तो जैसे और हायर एजुकेशन वगैरह ये सब देना भी उस समय मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो हिंदू धर्म में गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, मुस्लिम धर्म में मदरसा वगैरह, और बाकी भी जो रिलीजन थे उन सब में जो स्कूल्स हुआ करते थे, तो वो सब धीरे धीरे जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उसमें तो सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो हुआ ये कि अब जो एजुकेशन थी वो टोटली ब्रिटिश कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे होने लगी उस समय, और होने तो लगी लेकिन वैसा सेटअप नहीं था। अब स्कूल्स तो थे नहीं उस समय बहुत ज़्यादा, लेकिन एजुकेशन अब जो थी ब्रिटिशन के अकॉर्डिंग हो रही थी, ब्रिटिशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रॉक्सीमेटली, भले ही वो मॉडिफाइड है, भले ही उसमें जो भी बातें लिखी हैं बहुत सोच समझ कर रखी गई हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रॉक्सीमेटली चीज़ें ली गई हैं। कहाँ से? बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं जो कि ब्रिटिश कॉलोनी से। क्यों? क्योंकि जब हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनी थी वो स्थापित थी, तो उस समय क्या होता था, जो भी गवर्नर जनरल आता था इंडिया का, या तो फिर वो क्या करता था, तो यहाँ की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, यहाँ के रिलीजन के अकॉर्डिंग, यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ के कल्चर, यहाँ के रिलीजन और यहाँ की इक्वलिटी, फ्रीडम, हर चीज़ को देखते हुए, एटमॉस्फेयर को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए, वो कोई ना कोई ऐसे लॉस को इम्प्लीमेंट कर जाते थे जो कि अगर सही है तो सही, नहीं सही है तो भी सही। लेकिन अब उन्हीं लॉस को क्या हुआ, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें रखी गई, लेकिन कैसे? मॉडिफाई करके, कि उसमें जो भी संशोधन हो सकता था, जो भी मतलब ठीक चीज़ें, राइट थिंग्स थी, तो उसमें से ले ली गई। कि क्योंकि दोबारा से सब कुछ नया कर देना उस समय अगर देखें तो संभव नहीं था, क्योंकि एकदम से अगर कोई एक व्यक्ति किसी मेंटेलिटी से जी रहा है बहुत समय तक की, तो एकदम से उसकी मेंटेलिटी चेंज करना बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए उस समय ऐसा कर पाना संभव नहीं था। तो वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर हम देखें तो राइट टू हेल्थ है, राइट टू हायर एजुकेशन है, या बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे राइट टू टूरिज्म, जैसे हमारे पास राइट होना चाहिए कि हम इधर उधर जाए, टूरिस्ट का बाहर से आने का राइट होना चाहिए। तो ये सारे राइट्स हम कहाँ प्रोवाइड उस समय कर सकते थे कि हम जाए और कहीं भी सेटलमेंट हो जाए हमारा। तो ये सारे जो राइट्स थे तो ये सब लिखे तो गए थे, लेकिन उस समय दे पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। तो हायर एजुकेशन तो तब देंगे जब हायर एजुकेशन के स्कूल्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, टोटली बहुत ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में। तो इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को रखा गया कि जब कभी सरकार को इनकी ज़रूरत होगी तो धीरे धीरे जब सरकार के पास संसाधन होंगे वैसे, तो इसको क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और ये यूज़ किस में होते हैं? स्टेट वेलफेयर में। मतलब जो राज्य है हमारा उसके क्या होते हैं? वेलफेयर में, मतलब उसके
हित में कह सकते हैं, हमारे राज्य के हित में। यहाँ पे स्टेट वेलफेयर अगर आएगा तो गवर्नमेंट के वेलफेयर से मतलब नहीं होगा, यहाँ पे जो मतलब होगा स्टेट राज्य के लिए कहेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, तो ये वह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पार्ट 4 है किसका, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज द पार्ट 4 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस डीपीएसपी आइडिया इज फ्रॉम आयरलैंड। ये आयरलैंड से क्या लिया गया है, ये आइडिया लिया गया है। वैसे तो अगर देखें हम तो 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो था उसी से अप्रॉक्सीमेटली चीज़ें ली गई हैं डीपीएसपी की। लेकिन क्योंकि मेन अगर पूछा जाए कि डीपीएसपी का कहाँ से आइडिया आता है, तो फिर पूरा ऑल ओवर आइडिया कहाँ से आता है डीपीएसपी का, आता है आयरलैंड से। अब आयरलैंड में कहाँ से है, तो इसने कॉपी किया था स्पेन से। तो ये हमको थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है डीपीएसपी का, इट्स ऑब्जेक्टिव मतलब एम लक्ष्य। इट्स ऑब्जेक्टिव इज इन स्टेट पॉलिसी मेकिंग, मतलब स्टेट की जो पॉलिसीज हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, उनमें ये काम आता है। जैसे वेलफेयर ऑफ स्टेट में तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको सरकार प्रोवाइड ही करे, लेकिन जब ऐसे संसाधन होंगे तो उसको ज़रूर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे उस समय क्या था कि रोजगार को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि हो ये रहा था, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे खासकर मॉडर्न हिस्ट्री तो उसमें जानेंगे कि जो बहुत पुअर लोग उस समय थे उनकी संख्या बहुत बढ़ रही थी हमारे देश में उस समय, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था 1950 के करीब, 1947 के करीब। और जब 1950 के करीब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब आया तो क्या था, तो उस समय हमारा देश जो था उसमें बहुत ही रिच नहीं हुआ करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था। पहले तो मुगल्स का हुआ था, फिर ब्रिटिश कॉलोनी का, तो उस समय बहुत ही पुअर कंडीशन में था इंडिया। तो फिर क्या था, उसकी वजह से अगर उनको पहले रोजगार भी प्रोवाइड करना था तो क्या था, जब एम्प्लॉयमेंट ही लोगों के पास नहीं है तो एजुकेशन वगैरह, तो मतलब एजुकेशन ही लोगों के पास नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ की, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना है, और करप्शंस भी होते थे कहीं कहीं जगह पे, मतलब जो अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए वहाँ पे करप्शन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उस समय में भी हो रही थी, जिनकी वजह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे पाना बहुत मुश्किल होता था। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कि हमारे रोटी कपड़ा मकान, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये तो फंडामेंटल राइट्स में ही आ जाती हैं। लेकिन डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी में अलग से जो चीज़ें होती हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, राइट टू हेल्थ है, तो ये सारी जो संसाधन है सुविधाजनक, तो वो सारी चीज़ें क्या है डीपीएसपी के अंडर में आती हैं। जो कि जैसे अच्छी सड़कें हैं तो ये सारी चीज़ें, मॉडर्निटी है, हाँ कनेक्टिविटी है एक स्टेट की दूसरे स्टेट से, एक राज्य की दूसरे राज्य से, तो ये सारी चीज़ें उस समय नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए डीपीएसपी को रखा गया कि डीपीएसपी जब गवर्नमेंट के पास ऐसी सुविधा होगी तो वो प्रोवाइड कर सकेगी किसको, पीपल्स को और राज्य को। फिर इसीलिए स्टेट पॉलिसी मेकिंग इसका एम है। फिर डीपीएसपी ऑल्सो इन कोऑपरेटिंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये मैंने बात बताई कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे कुछ चीज़ें ली गई हैं, कुछ चीज़ें क्या अप्रॉक्सीमेटली लिया गया है डीपीएसपी विद इन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ स्टेट। क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, क्या इसका एम था कि वेलफेयर ऑफ स्टेट, जो राज्य है उसका हित हो सके। फिर अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जो थे उनके अकॉर्डिंग डीपीएसपी टर्म्ड एज नॉवेल टीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नॉवेल टीचर कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी ने कहा कि ये जो डीपीएसपी है ये नॉवेल टीचर है एक तरीके से, तो ये टाइटल दिया था। फिर कुछ लोग इसको ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब सबको ध्यान में रख करके ये डीपीएसपी ली गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि सबको ध्यान में रख करके ये हमारे डीपीएसपी ली गई हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि सबको ध्यान में रखकर। तो इसका जो मीन्स निकल रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, तो वो यहाँ पे यही है कि ऑल ओवर कॉन्सेप्ट को उस समय समझते हुए और सबके हित में हर कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि उस समय की कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, ये डीपीएसपी रखी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे थोड़ी सी लाइट पड़ रही होगी लेकिन आप समझ सकते हैं। तो फीचर्स ऑफ डीपीएसपी कौन कौन से हैं, तो फीचर्स इसके हैं
लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्या कर चुके हैं, पढ़ेंगे आगे। हाँ, किस में पढ़ेंगे? प्रेम्बल में। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एक मिनट, हमें लगता है कि प्रेम्बल इसके पहले वीडियोस में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाएंगे। तो इंश्योर्स लिबर्टी, लेकिन वैसे भी हाँ, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस ये तो सभी लोग समझते हैं कि इंश्योर्स लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। फिर इंश्योर लिबरल, सोशलिस्ट एंड गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल मतलब क्या है यहाँ पे? गांधीयन प्रिंसिपल का मतलब है जो गांधी जी के विचार थे, जो गांधी जी के अच्छे विचार थे, उनको इन डीपीएसपीज में रखा गया है कहीं कहीं पे। फिर गाइडलाइंस फॉर स्टेट, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल लिखा हुआ है, यहाँ पे इंश्योर्स लिबरल, सोशलिस्ट एंड गांधीयन प्रिंसिपल। फिर गाइडलाइन फॉर स्टेट फॉर वेलफेयर ऑफ स्टेट। डीपीएसपी है तो वो डीपीएसपी क्या है? गाइडलाइंस है, किसके लिए? राज्य के हित में। कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो कि राज्य के हित में है। फिर आर्टिकल 37 डीपीएसपी इज इक्वल टू नॉन जस्टिसिएबल। अब वही मैंने बात बताई कि आर्टिकल 37 ऐसा कहता है कि जो डीपीएसपी हैं वो कैसी हैं? नॉन जस्टिसिएबल, मतलब वी कैन नॉट गो फॉर द डीपीएसपी टू द कोर्ट। हम कोर्ट नहीं जा सकते, किसके लिए? डीपीएसपी के लिए, कि हमको डीपीएसपी नहीं मिल रही है तो हम क्या करें? कोर्ट में केस कर दें गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये हम फंडामेंटल राइट्स में तो कर सकते हैं, लेकिन फॉर द डीपीएसपी वी कांट डू एनीथिंग। तो डीपीएसपी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो वी कांट गो कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी। तो ये हमने देखा। फिर अब हम आर्टिकल 39 के बारे में अब बात नहीं हम करेंगे, अब हम देखेंगे आर्टिकल 38 के बारे में। स्टेट विल प्रमोट जस्टिस, स्टेट विल प्रमोट जस्टिस। स्टेट जो है, आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट जो है, जो राज्य है, वो प्रमोट करेगा जस्टिस को एंड वेलफेयर ऑफ स्टेट। यहाँ पे जो राज्य नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट होगा, सॉरी, यहाँ पे जो स्टेट है उसका मतलब है गवर्नमेंट, और यहाँ पे जो स्टेट है उसका मतलब है राज्य, इसका मतलब है राज्य, यूपी, बिहार एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे स्टेट विल प्रमोट जस्टिस, तो यहाँ पे जो स्टेट आया है उसका मीन्स क्या है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट विल प्रमोट, आर्टिकल 38 क्या कहता है कि गवर्नमेंट विल प्रमोट जस्टिस। अब जस्टिस जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कैसे? वैसे जस्टिस तो बहुत सारे फिनोमिनास के आधार पे दिया जा सकता है, लेकिन कुछ मेन इसके कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से? जस्टिस जो होगा वो कैसे दिया जा सकता है? सोशल, मतलब सामाजिक तौर पे भी जस्टिस हो सकता है। मान लिया कोई समाज में कुप्रथाएं चल रही थी जिसकी वजह से केस आता है कोई, कि मान लिया कोई केस आता है, जैसे चाइल्ड मैरिज है, जैसे बेगारी सिस्टम है, या चाइल्ड लेबर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सामाजिक कुनीतियाँ हैं जिनकी वजह से मान लिया कोई केस आया, तो फिर क्या हुआ? जस्टिस किया कोर्ट ने। तो ये हो गया क्या? यहाँ पे कोर्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात है। तो गवर्नमेंट ने कोई ना कोई जस्टिस किया, उसके लिए लॉ बनाए, तो ये हो गया सोशल जस्टिस। अब यहाँ पे कौन सा जस्टिस आता है? तो इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। मान लिया बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ लॉस को लेकर के आई, कुछ नई जगहों को लेकर के आई, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया। तो फिर क्या ये हो गया? ये हो गया इकोनॉमिक जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस, तो पॉलिटिकल जस्टिस हो सकता है, मान लिया पॉलिटिकल जस्टिस में आ सकती हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, जैसे एमएलए या एमपी कोई मदद कर दे। जैसे अगर कहीं पे मान लिया रोड नहीं बन रही थी, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो ये सारी चीज़ें किससे हो सकती हैं? एमएलए, एमपी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस हो रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस हो रहा है। या वैसे ये तो सूटेबल एग्जाम्पल नहीं होता, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश करी कि जो जस्टिस होता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो सकता है। तो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है, आर्टिकल 38 में कहा गया है कि गवर्नमेंट प्रमोट करती है जस्टिस को और राज्य के हित को। तो ये सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट्स देखे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।